नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धैर्य 777 पर। आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी पार्ट 2, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, वहां पर आपको साइंस से नियर अबाउट 25 से 30 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। अगर आप बीपीएससी देने जा रहे हैं तो वहां पर आपको साइंस के 35 से 40 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको साइंस नहीं आ रही है तो आपका वहां पर प्रीलिम्स भी होना मुश्किल हो जाता है। अगर आप यूपीएससी देने जा रहे हैं, स्टेट पीसीएस कोई भी देने जा रहे हैं, वहाँ पर आपको साइंस के 10 से 15 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। इसीलिए प्रत्येक क्वेश्चन को सावधानीपूर्वक अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कि हम कितना स्कोर कर पाते हैं। चलिए आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? ए वसा, बी कार्बोहाइड्रेट, सी प्रोटीन, डी न्यूक्लिक अम्ल। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं वसा क्या होता है। यह एक चिकनाई युक्त पदार्थ होता है। जो फैट होता है यह एक चिकना पदार्थ होता है, फैट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट देखिए, कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक पदार्थ हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन क्या होता है? देखिए, प्रोटीन क्या होता है, चलिए आप लोग बताइए। प्रोटीन ऐसा कार्बनिक पदार्थ है जिसका जो गठन होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? देखिए, जो सेल का जो मुख्य भाग होता है वो न्यूक्लिक एसिड ही होता है। यह लगभग जो होता है गोलाकार होता है और एक झिल्ली से घिरा होता है। इसमें जो होते हैं गुणसूत्र या क्रोमोसोम स्थित होते हैं जो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता है? तो सीधी बात, जो इंसुलिन का जो मेन फंक्शन होता है वो कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रण करना होता है। चावल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की कमी से ग्लूकोज हाई हो जाता है और इंसुलिन जो होता है पैनक्रियाज के बीटा सेल से इसका श्रावण होता है। जी हाँ दोस्तों, इंसुलिन का जो श्रावण होता है वो पैनक्रियाज के बीटा सेल से होता है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है? ए पेंसिलिन, बी एस्प्रिन, सी पैरासीटामोज, डी सल्फा डायाजीन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहां पर पूछ रहा है निम्न में से कौन सी एंटीबायोटिक है? एंटीबायोटिक। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले आइए जानते हैं पेंसिलिन के बारे में। देखिए, पेंसिलिन जो होता है वो एंटीबायोटिक का एक समूह होता है। इसकी जो खोज थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इसकी जो खोज थी पेंसिलिन की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेंसिलिन। एस्प्रिन क्या होता है? यह देखिए, एस्प्रिन जो होता है वो एंटीपायरेटिक होता है। पायरेटिक। एंटीपायरेटिक मीन्स जैसे हम आप लोगों को बुखार हो गया हो तो बुखार को कम करने में दर्द निवारक के रूप में एस्प्रिन दिया जाता है। सल्फा डायाजीन जो होता है यह भी एक एंटीबायोटिक होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन एंटीबायोटिक है? देखिए, एस्प्रिन जो होता है वो क्या होता है? एंटीपायरेटिक होता है। पैरासीटामोल भी होगा नहीं। तो यहाँ पर पेंसिलिन और सल्फा डायाजीन। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर विकल्प ई सही होगा। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, यहां पर पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? ए गेहूं, बी जौ, सी चावल, डी मक्का, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, यहां पर पूछ रहा है मेनली कार्बोहाइड्रेट, मेनली कार्बोहाइड्रेट।
तो देखिए गेहूं हुआ, जौ हुआ, चावल हुआ, मक्का हुआ, इस सब में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट, सबसे ज़्यादा चावल में जो है तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगर मेनली पूछेगा, जब मुख्यतः जहाँ जहाँ पूछेगा वहाँ पर चावल ही आंसर होगा, इस हिसाब से राइस। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कीट संवर्धन क्या है? ए, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, बी, कीटों को मारने का विज्ञान, सी, जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, डी, मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो कीट संवर्धन है वो होता है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। इस हिसाब से जो इसका आंसर होगा वो ए सही होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पर पूछ रहा है जेनेटिक्स में निम्न में से किसका अध्ययन है? ए, मेंडल का नियम, बी, जैव विकास, डी, सी, डीएनए संरचना, डी, आनुवांशिकता और विचरण। चलिए आप लोग बताइए जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जो जेनेटिक्स है वो अध्ययन है आनुवांशिकता और विचरण का। मेंडल का नियम, फादर ऑफ जेनेटिक्स जो हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पादप कली है? ए, एक भ्रूणलीय टहनी, बी, एक भ्रूणलीय पत्ती, सी, एक भ्रूणपोष, डी, एक बीज। चलिए आप लोग बताइए पादप जो कली होती है वो क्या है? यह है एक भ्रूणलीय टहनी। जी हाँ दोस्तों, ये सब क्वेश्चन बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक अटेम्प्ट कीजिए। कहीं ना कहीं आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, साइंस के ये सब क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं और आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर पूछ रहा है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? ईईजी। चलिए आप लोग बताइए हृदय, दिल, बी, यकृत, सी, अग्नाशय, डी, मस्तिष्क, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। जो ईईजी का उपयोग होता है वो हृदय की तरंगों को मापन करने के लिए किया जाता है दिल में। इस हिसाब से जो इसका आंसर होगा वो विकल्प ए सही होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है? ए, अनुकूलन, बी, सहभागिता, सी, उत्परिवर्तन, डी, बहुगुण सूत्रता। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहले जानते हैं अनुकूलन है, एडेप्टेशन क्या होता है? एडेप्टेशन, देखिए कोई भी परिस्थिति हो उसके अनुसार अपने आप को ढालना ही एडेप्टेशन कहलाता है या अनुकूलन कहलाता है। जीवों में ये खास करके होता है। सहभागिता क्या होता है? किसी भी चीज में भाग लेने की प्रक्रिया को सहभागिता कहते हैं। उत्परिवर्तन क्या होता है? म्यूटेशन, इसको इंग्लिश में म्यूटेशन कहते हैं। सडन चेंज इन जीन इज कॉल्ड म्यूटेशन। जी हाँ दोस्तों, सडन चेंज इन जीन इज कॉल्ड म्यूटेशन। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जीव में अत्यधिक विविधता का कारण है, तो जो इसका आंसर होगा वो म्यूटेशन या उत्परिवर्तन होगा। ये क्या होता है? सडन चेंज इन जीन, अचानक जीन में परिवर्तन ही उत्परिवर्तन कहलाता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? ए, कायिक जनन, बी, अलैंगिक जनन, सी, लैंगिक जनन, डी, उपयुक्त में से सभी। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए जो इसका आंसर होगा वो होगा लैंगिक जनन। जो मेंडल का आनुवांशिकता का सिद्धांत था वो लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर आधारित था। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पर पूछ रहा है कि डीएनए की खोज किसने की थी? ए, जेम्स वाटसन एंड क्रिक, बी, ग्रेगर मेंडल, सी, जोहानसन, डी, हरगोविंद खुराना, या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, से कोई नहीं। देखिए यहां पर पूछ रहा है डीएनए की खोज। देखिए वाटसन और क्रिक ने 1953 में डबल हेलिक्स मॉडल दिया था।
ना कि डीएनए की खोज की थी। ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे उन्होंने जेनेटिक्स की खोज किया था, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहे जाते हैं। जोहानसन ने जीन की खोज किया था। हरगोबिंद खुराना के बारे में आप लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे। तो यहाँ पर पूछ रहा है डीएनए की खोज किसने की थी। डीएनए की खोज जो की थी वो फ्रेडरिक मिक्सचर ने की थी। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो होगा विकल्प ई, इनमें से कोई नहीं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। ए एंजाइम, बी हार्मोन, सी आरएनए, डी डीएनए। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। पूछ रहा है जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। ए एंजाइम, बी हार्मोन, सी आरएनए, डी डीएनए। जो इसका आंसर होगा वो होगा डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पूछ रहा है यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमी होती है। ए कार्बोहाइड्रेट के रूप में, बी वसा के रूप में, सी प्रोटीन के रूप में, डी ग्लाइकोजन के रूप में। देखिए जब हम लोगों के शरीर में ऊर्जा की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जब ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है तो ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। और जब हम लोग भूखे रहते हैं, जब भोजन नहीं मिलता है, ग्लूकोज की कमी होती है, जो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटता है उसको ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होगा ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होना, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। और जब ग्लूकोज का ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में होगा तो वो ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो यहाँ पर पूछा है यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमी होती है, तो यहाँ पर हमेशा जो आंसर होगा वो ग्लाइकोजन के रूप में। जो लीवर में ग्लाइकोजन जमा होता है उसी को भोजन मतलब के रूप में उपयोग किया जा सकता है। मांसपेशी में जो ग्लाइकोजन जमा होता है उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। उसका उपयोग करने की कंडीशन एकदम जीवन के लास्ट स्टेप में होती है, जब शरीर में कुछ भी नहीं बचता है तब उस ग्लाइकोजन का उपयोग होता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मानव शरीर में होता है ए लगभग 70% पानी, बी 20 से 30% पानी, सी 10 से 20% पानी, डी 30 से 40% पानी। चलिए आप लोग बताइए मानव शरीर में जो पानी होता है लगभग कितना होता है। ये होता है लगभग 70% पानी होता है हम लोगों के शरीर में। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए यहाँ पर टाइपिंग में गलती हुई है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। चलिए आप लोग बताइए। देखिए ये D2 इस तरह से रहेगा, D3 इस तरह से रहेगा, बाकी B12 भी इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि किसको अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। अर्गोकैल्सिफेरॉल, अर्गोकैल्सिफेरॉल विटामिन D2 को कहते हैं। जो D3 होता है इसका क्या नाम होता है। D3 का नाम जो होता है कोलीकैल्सिफेरॉल, कोलीकैल्सिफेरॉल। विटामिन B12 का क्या नाम होता है, इसका नाम होता है कोबालामीन, कोबालामीन। विटामिन B6 का पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन। आप लोग सबका नाम जान गए होंगे। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन रासायनिक नाम जो है बहुत पूछे जाते हैं, और किसकी कमी से क्या रोग होता है, किस विटामिन की कमी से, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो विटामिन स्टोर होता है हमारे शरीर में कहाँ पर होता है। यकृत में, बी त्वचा में, सी फुसफुस में, डी किडनी में। ए लीवर में, बी स्किन में, सी लंग्स या फुसफुस में, डी किडनी। चलिए आप लोग बताइए विटामिन ए का जो भंडारण होता है, स्टोर होता है, वो यकृत में होता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है।
चलिए आप लोग बताइए, सबसे पहले जानते हैं प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटोसिंथेसिस ये होता क्या है। देखिए प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। ये प्रकाश की ऊर्जा का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से शुगर जैसे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। इसका जो केमिकल रिएक्शन होता है वो होता है 6CO2 प्लस 6H2O। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस होगी, इसका क्या होगा, ग्लूकोज का निर्माण होगा, C6H12O6 प्लस 6O2 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है, तो वो होगा O2। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज, और बाई प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन। तो इस हिसाब से जो इसका आंसर होगा वो होगा O2। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। जी हाँ दोस्तों, जो सोलर एनर्जी होती है वो एटीपी में बदलती है, किसमें, ए माइटोकॉन्ड्रिया में, बी क्लोरोप्लास्ट में, सी राइबोसोम में, डी पैराक्सीसोम में। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए जो सोलर एनर्जी होती है वो एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल या कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। ए कोशिका भित्ति को, बी माइटोकॉन्ड्रिया को, सी राइबोसोम को, डी न्यूक्लियस को। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए जो कोशिका भित्ति या सेल वॉल होती है वो प्लांट में पाई जाती है, सेल वॉल। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन संश्लेषण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। न्यूक्लियस क्या होता है, यह भी जो होता है कोशिका का मुख्य घटक होता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भ्रूण किसमें मिलता है, ए फूल में, बी पर्ण में, ये गलत हो गया, देखिए टाइपिंग में ये पर्ण है ना कि पारण है, सी बीज में, डी कली में। चलिए आप लोग बताइए भ्रूण किसमें मिलता है, वो मिलता है बीज में। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। टाइफाइड तथा कालरा विशिष्ट उदाहरण हैं, ए संक्रामक रोगों के, बी वायुजन्य रोगों के, सी जल जनित रोगों के, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए कालरा जो होता है वो वाइब्रियो क्लोरी नामक बैक्टीरिया से होता है, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है किसका उदाहरण है, यह होता है जल जनित रोगों के, वाइब्रियो कोलेरी, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड होता है, टाइफाइड। और कॉलरा जो होता है वाइब्रियो कोलेरी से होता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विटिकल्चर के द्वारा, विटिकल्चर के द्वारा निम्न में से कौन उत्पादित होता है, ए सिल्क, बी केचुआ, सी शहद, डी अंगूर। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए विटिकल्चर के अंतर्गत जो होता है वो उसका उत्पादन होता है अंगूर का। देखिए सिल्क का जो उत्पादन होता है वो सेरीकल्चर के अंतर्गत होता है। केचुआ जो होते हैं आप जानते ही हैं क्या होते हैं। शहद, जो शहद का उत्पादन होता है मधुमक्खियों के द्वारा होता है, मधुमक्खियों का अध्ययन एपीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है, एपीकल्चर के अंतर्गत। सिल्क सेरीकल्चर। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, ए न्यूटन, बी आइंस्टीन, सी चार्ल्स डार्विन, डी लैमार्क। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए जो इसका आंसर होगा, जो इवोल्यूशन सबसे पहले समझाया था वो लैमार्क ने समझाया था। इनकी बुक थी फिलोसफिक जूलॉजिक,
फिलोसफिक जूलॉजिक। ये बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट था, 1819 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। ये बहुत पूछी जाती है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? ए कंगारू, बी सेही, सी व्हेल, डी एकिडीना। एकिडीना। देखिए, जो अंडे नहीं देता है वो सीधे बच्चे नहीं देता है, वो अंडे देता है वो एकिडीना और डक बिल प्लेटिपस होते हैं। इस हिसाब से इसका आंसर होगा विकल्प डी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? ए हिरण, बी गीदड़, सी जेब्रा, डी घोड़ा। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। किस जंतु में जो है खुर या हूफ या खुर नहीं पाए जाते हैं? वो नहीं पाए जाते हैं गीदड़ में। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एम्फीबिया बताता है ए बहुत तेजी से चलने वाली नाव को, बी केवल जल में ही रह सकने वाले पशुओं को, सी केवल स्थल पर ही रह सकने वाले पशुओं को, डी जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को। सबसे पहले जानते हैं एम्फीबिया होता क्या है। एम्फीबिया या इसे उभयचर कहते हैं। इसके अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपयोजित होता है। ये किसी भी वातावरण में सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे मेढक हो गया, टोड हो गया इत्यादि। तो यहाँ पर ये जो है जल और स्थल दोनों पर ही रह सकते हैं। मेढक देखिए घरों में भी रहता है, तालाबों में भी रहता है। तो इस हिसाब से जो इसका आंसर होगा विकल्प डी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है ए रिसिन, बी कैप्सेसिन, सी एरिकोलिन, डी कैफियाल। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये काफियाल नहीं, ये कैफियाल है। कैफियाल। चलिए बताइए आप लोग, जो कैप्सेसिन होता है इसके कारण मिर्च तीखी होती है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जीन है ए डीएनए का भाग, बी डीएनए और हिस्टोन का एक भाग, सी डीएनए और आरएनए और हिस्टोन का एक भाग, डी उपरोक्त सभी। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। जीन क्या है? जीन देखिए जो होता है स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का एक भाग होता है। जीन इज ए स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बस दोस्तों यहीं तक सारे क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो सके। और मैक्सिमम लोगों के साथ इसको शेयर करिए, जिससे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों को आसानी से ये वीडियो प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।